30 अक्टूबर 1984 की शाम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक सभा आयोजित थी। मैदान में हजारों की ठसाठस भीड़ और मंच पर खड़ी थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने भाषण में कहा, आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल न रहूँ। आगे वो बोली, मैं जीवित रहूँ या नहीं रहूँ, और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक खून का खतरा जितना मेरा है, तो एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इस स्पीच के ठीक 27 घंटे एक और शाम आई। टीवी पर इंदिरा गांधी की खबर थी, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं थी। उस वक्त इंटरनेट नहीं था। पूरा देश खबरों के लिए अखबार, टीवी और रेडियो पर निर्भर था। दोपहर से हर तरफ ये खबरें फैल रही थी कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है, लेकिन हर देशवासी शाम 8 बजे का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन पर न्यूज आती थी। शाम हुई, टीवी खुला, सामने सलमा थी। सलमा, जिनके कान के पीछे लगे गुलाब से भारत का हर शख्स उन्हें पहचानता था, लेकिन उस दिन गुलाब नहीं था, और सलमा के बोलने से पहले ही हर कोई समझ चुका था कि कुछ जरूर बुरा हुआ है। तभी मायूसी से भरी आवाज में सलमा बोली, पीएम इंदिरा गांधी अब नहीं रही। आज सुबह पीएम आवास के बाहर ही उनके गार्ड ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का पूर्वाभास पहले ही हो चुका था? मगर क्यों? कैसे एक उड़ते हुए बाज को देखकर रची गई थी इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश? कैसे सुरक्षा करने वाले ही बन गए हत्यारे? और कथित तौर पर इंदिरा गांधी के हत्याकांड में शामिल बलबीर सिंह को क्यों रिहा कर दिया गया था? जानेंगे इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साल 1980 में जहां दिल्ली में एक बार फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी, वहीं पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी, जब मास्टर तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग देश की मांग रखी थी, जिसे खालिस्तान कहा जाने लगा। आजादी के बाद 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया और सिखों के लिए पंजाब राज्य बनाया गया। लेकिन खालिस्तानी एक्टिविस्ट और शिरोमणि अकाली दल इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि पिंजौर, अंबाला और करनाल जैसे इलाके जहां सिखों की संख्या अधिक थी, उन्हें हरियाणा में क्यों मिला दिया गया। इसी असंतोष ने आंदोलन को कभी धीमा और कभी तेज बनाए रखा। इसी बीच 1980 के दशक में इस आंदोलन का नया चेहरा मिला जनरैल सिंह भिंडारवाले ने पंजाब के युवाओं को अपने भाषण और धार्मिक अपील से जोड़ना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलनों की राह अपनाई, लेकिन जल्द ही उनकी रणनीति हिंसा की ओर बढ़ गई। धीरे धीरे उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया, जहां हथियारों का जखीरा छिपाया जाने लगा। अब दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी इस बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता में। आखिरकार 1984 में उन्होंने सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य को अपने दफ्तर बुलाया। लंबी बातचीत और गहन विचार विमर्श के बाद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी थी। इस ऑपरेशन का मकसद था स्वर्ण मंदिर परिसर से मिलिटेंट्स को बाहर निकालना। 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ और 10 जून तक चला। इसमें बड़ी संख्या में सिख मिलिटेंट्स मारे गए, लेकिन साथ ही सैकड़ों निर्दोष श्रद्धालुओं की भी जान गई। अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग आंकड़े बताती हैं, लेकिन माना जाता है कि इस ऑपरेशन में 5000 से 7000 तक लोग मारे गए। 21 जून से सेना ने मंदिर पर नियंत्रण ढीला कर दिया, ताकि श्रद्धालु फिर से वहां आ जा सके। 30 जून को खुद इंदिरा गांधी गोल्डन टेम्पल पहुंची। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और वहां हुई हिंसा और रक्तपात पर गहरा दुख जताया। लेकिन उस दिन शायद उन्हें भी एहसास हो चुका था कि अब उनका जीवन तह पर 33 गोली। हालांकि केंद्र में पीवी सिंह सरकार बनने और बाद में नरसिंहा राव के दौर में हालात धीरे धीरे बदलने लगे और वहां के लोगों ने लोकतंत्र को एक और मौका दिया। तो दोस्तों, अगर उस रोज इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई होती, तो क्या आज भारत की राजनीति की तस्वीर कुछ और होती? और प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर कैसे संभाली? क्या वो सच में भारत की सबसे मजबूत और दूरदर्शी नेता थीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए, हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंचे। और ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।